नमस्कार सभी को। आज आपका स्वागत है इस पोषण और आहार न्यूट्रिशन एंड फीडिंग मूक कोर्स, जिसमें कि हम मॉड्यूल 7 जो कि स्पेशल न्यूट्रिशनल कंसीडरेशन मतलब कि विशेष पोषण आवश्यकताओं पर निर्धारित है, जिसमें हम जो हमारा लेक्चर नंबर है वो 33 है, जिसमें हम विभिन्न चरणों के लिए जो पोषण जो कि बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था में जो भी हमारी न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, डीडीयू कौशल केंद्र आरजीएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आज हम बात करेंगे जो भी हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, उसमें जो मेजर जो लेक्चर नंबर 33 है वो फोकस करेगा इन्फेंसी और एडोलेसेंट स्टेज पे। और प्रीवियस जो भी अभी तक आपने लेक्चर्स इस सीरीज़ में सुने हैं उसके हिसाब से अभी तक आपको फूड क्या है, डाइट क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट हैं, उनके जो सोर्सेस हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई है। इस सेशन में हम बेसिकली जो हमारी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है at different life stages with special reference to adolescent stage and childhood stage, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस को दिखाया गया है, फ्रॉम इन्फेंट, यंग चाइल्ड, देन चिल्ड्रेन, देन एडोलिसेंट, देन एडल्ट एंड देन एल्डर ग्रुप्स। सबसे पहली बात तो इसका महत्व ही क्या है, पोषण का महत्व जीवन चक्र के दौरान क्या है, उसके बारे में पहले ये समझना होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है, क्यों हम इसे जानना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि विश्व स्तर पर सभी बच्चों में मृत्यु में से जो है जो 45% जो मेन कारण है वो उनका लॉस ऑफ वेट है। और भारत में बच्चों में कुपोषण की मात्रा विश्व में सबसे अधिक है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग सभी 39% बच्चे अविकसित हैं, 15% बच्चे कमज़ोर हैं और 29% बच्चे कम वजन के हैं, जो कि एक सीरियस इशू है जिसको कि हमें रिजॉल्व करना होगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट टेक्निक्स। अबाउट 55% मेन एंड 75% नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन लैक्टेटिंग वुमेन्स आर ऑल्सो एनीमिक, और एनीमिया का भी जो प्रिवेलेंस है वो हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। अगर हम जो पोषण की संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, अगर हम इनको जानना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे इंडिविजुअली या जो भी ग्रुप्स हैं उसमें जो मेजर कारण है कि क्यों हमें पोषण संबंधी आवश्यकताओं को जानने की ज़रूरत है। इसमें जो पहला जो रीज़न है वो पर्सपेक्टिव रीज़न है, जिसके एग्जाम्पल है खाद्य आपूर्ति प्रदान करना या वितरित करना। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उपभोग के लिए भोजन को प्राप्त करना। दूसरा जो कारण है संस्थागत उपभोग के लिए भोजन सुरक्षित करना। पोषण अनुपूरक कार्यक्रम चलाना, मतलब कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंटिन्यू करना। नेक्स्ट आता है आपका जो दूसरा रीज़न है कि हमें क्यों पोषण संबंधी आवश्यकताओं को जानने की ज़रूरत है, वो है डायग्नोस्टिक रीज़न, मतलब निदान करने का कारण, क्यों, कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली मुख्य रूप से यह पहचानना कि कोई समूह या व्यक्ति किसी भी प्रकार के कुपोषण से पीड़ित है या नहीं, उस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी हमारे पास रीज़न है कि क्यों हम पोषण संबंधी आवश्यकताओं के इम्पोर्टेंस को पहचानें। तो पहला जो इसमें है वो पोषण संबंधी हस्तक्षेप कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, मतलब इंटरवेंशन जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी एनालिसिस करना। दूसरा, यह निर्धारित करने के लिए कि स्टॉक में उपलब्ध भोजन एक निश्चित अवधि के लिए घर या देश, पूरे प्रदेश में खिलाने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, इस चीज़ को भी जानने के लिए हमें पोषण संबंधी आवश्यकताओं को जानने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशनल संबंधी या पोषण संबंधी आवश्यकता, ये जो नीड है वो हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग है और जो कि कई सारे फैक्टर्स पे निर्धारित करती है। हमारी जो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस हैं उसमें इंक्लूड है इन्फेंसी, वीनिंग, चाइल्डहुड, एडोलिसेंट, विच इंक्लूड प्यूबर्टी, देन एडल्टहुड, फीमेल, in female there is pre postnatal pregnancy, lactating women, pre post menopausal and the later adulthood along with the elderly person। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ विभिन्न जीवन चरण में हमारा जो कई सारी स्टेज हैं जो थोड़ा ज़्यादा डिमांड करती हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की, जैसे कि आप कह सकते हो कि इन्फेंसी स्टेज या फिर जो एडोलिसेंट या प्यूबर्टी स्टेज होता है, या महिलाओं में जो गर्भावस्था या स्तनपान करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें
न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा जो एक कंडीशन है मेडिकल कंडीशन, यदि आप किसी विशेष डिजीज़ कंडीशन से आप जैसे कि आप कह सकते हो कि डायबिटीज़ है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, एनीमिया है, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, सीलिएक डिजीज़ है, एलर्जिक कंडीशन है, इन स्थिति में भी आपको एक अलग तरीके की न्यूट्रिशनल नीड होती है। तीसरा जो हमारा होता है वो कल्चरल, जैसे कि हमारे कुछ रिलीजियस बिलीफ हैं, सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताएं हैं, कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं, और जो जीवन शैली है हमारी, जो हम बचपन से जो हमारा ब्रॉटअप है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो पोषण संबंधी आवश्यकता है वो अलग अलग या एक पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिफरेंट करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशनल जो नीड है, पोषण संबंधी जो आवश्यकता है, उसमें क्या है कि आपको जैसे मैंने बताया कि कई सारी स्टेजेस हैं, और उन स्टेजेस में भी कुछ जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं उनका भी अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है वो भी एक पर्टिकुलर स्टेज पे थोड़ा अमाउंट हमें ज़्यादा चाहिए होता है। जैसा कि आप लोग पहले के लेक्चर्स में ये जान चुके हो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या हैं। उनका क्या है कि अलग अलग एक रोल है एक पर्टिकुलर लाइफ स्टेज पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ड्यूरिंग इन्फेंसी या जो आपका जो बेबी जो फीटस होता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है उस समय पे, और जब बेबी जब दुनिया में आता है और अपने इन्फेंसी स्टेज में होता है, शैशवावस्था में होता है, उस समय पे सबसे ज़्यादा उसको प्रोटीन, और प्रोटीन में भी जो इसेंशियल कंपोनेंट है यानी जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि दे आर ग्रोइंग स्टेज। उस समय पे जो बच्चे की जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके बाद जब बच्चा 2 से 5 साल का होता है या चाइल्डहुड स्टेज में होता है, उस समय पे ओमेगा 3 फैटी एसिड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो दिमाग का विकास है या ब्रेन डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है, और ओमेगा 3 के जो सिंथेसिस है या जो उसका एब्जॉर्प्शन है, उसके लिए कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट इस समय पे सबसे ज़्यादा होती है। फिर आगे चलते हैं, जैसे हम एडोलेसेंट या प्यूबर्टी की बात करते हैं, जो यौवनावस्था होती है बच्चों में, गर्ल्स में चाहे बॉयज़ में। गर्ल्स में थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आयरन की एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बट अभी जो हमारा आरडीए है उसके अकॉर्डिंग आयरन की जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो सबसे क्रिटिकल जो स्टेज है वो आपका एडोलेसेंट या प्यूबर्टी स्टेज होती है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल है उसको मेंस्ट्रुएशन के लिए तैयार होना होता है, जो भी धार्मिक प्रक्रिया है उसके लिए, धार्मिक चक्र है उसके लिए जो प्रिपरेशन होता है, उसके लिए जो ब्लड लॉसेस होते हैं या टोटल ब्लड वॉल्यूम है, या जो उनका मसल है, लीन मास मसल है, उसको मेंटेन करने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मसल को डेवलप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो आपके जो एडल्ट होते हैं, बेसिकली जो एडल्ट पर्सन हैं उनके लिए एक फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ डाइटरी फाइबर का जो इन्वॉल्वमेंट है, डाइटरी फाइबर का जो एडिशन है, वो हम अपने एल्डरली पर्सन में थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड कर देते हैं। और एडल्ट स्टेजेस में जैसे जो आपका लेटर एडल्टहुड होता है, उसमें कैल्शियम, क्योंकि बोन का डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, और तो कैल्शियम का और विटामिन डी का जो इनटेक है वो हमें एक एल्डरली स्टेज में थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने कंसेप्शन से लेके एल्डर तक का यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है, जैसे कंसेप्शन, एम्ब्रियो, फीटस, न्यूबॉर्न, देन इन्फेंट, टॉडलर, चाइल्ड, टीनेजर, यंग एडल्ट, मिडिल एज एंड एडल्ट। तो बेसिकली जो हमारा मेन कंसर्न है वो इन्फेंसी और चाइल्डहुड है आज के लेक्चर में। तो इन्फेंसी में भी जैसे आपका जो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस है उसको थोड़ा सा बांट दिया है, कि जैसे जो आपका इन्फेंसी वो पहला साल होता है बच्चे के जन्म के बाद, उसको हम शैशवावस्था या इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद जो चाइल्डहुड जो आता है वो पूरा आपका इन्फेंसी से लेके मतलब 1 ईयर के बाद जो आप 12 से 13 साल की जो एज है, जिसको कि हम एडोलेसेंट या प्यूबर्टी बोलते हैं, उसके बीच की अवस्था को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉडलर, जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है, थोड़ा स्क्रॉल करने लगता है और थोड़ा बबलाना या बोलना शुरू करता है, उस अवस्था को हम टॉडलर स्टेज या स्मॉल चाइल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्री स्कूल, जब बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि हर स्कूल में जाने की जो एज है वो अब 3 ईयर्स 9 मंथ
कंसीडर करी गई है। तो बेसिकली जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनको 4 से 5 साल की एज में रखा गया। उसके बाद जो स्कूल गोइंग एज है वो आपकी 6 टू 12 ईयर्स है। देन आता है आपका एडोलेसेंस, जो कि हम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं, और एक एडल्टहुड जहाँ पे हमारा फिजिकल मैच्योरिटी अच्छी तरह से, जो हमारा पूरा बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो पूरा हार्मोनल लेवल पे या फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो चुका होता है, उसको हम एडल्टहुड बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो आपकी न्यूट्रिशनल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ड्यूरिंग ऑल लाइफ स्टेजेस वी आर ग्रोइंग, सो वी नीड टू ईट अ हेल्दी वेरिड डाइट रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। बेसिकली हमें चलने के लिए तो एनर्जी चाहिए, लेकिन सही से कार्य की जो क्षमता है हमारी, या जो हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो और व्यक्तियों या समूहों को की जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं का जो अनुमान है, हमें उन पर जो है जो और भी जो फैक्टर्स हैं उस पर विचार करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि जो फैक्टर्स हैं उनमें मेन फैक्टर है आपका फिजिकल एक्टिविटी, कि आप कितना फिजिकली एक्टिव हो। किसी भी आप जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी फूड आप खा रहे हो तो उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि अधिकता किसी भी चीज़ की आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। तो जितना हम इनटेक करते हैं उसके हिसाब से हमारी फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि आरडीए में आपका जैसे सीडेंट्री वर्कर के लिए अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, या आपका जो मॉडरेट वर्कर हैं या आपके जो हैवी वर्कर्स हैं उनको पहले ही उनके फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। एंड देन उनकी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका हमें पूरा विवरण दिया गया है आरडीए के अकॉर्डिंग। देन जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका एज, मतलब आपकी आयु क्या है। जैसा कि हमने अभी बताया कि अलग अलग आपको बताया कि न्यूट्रिएंट अलग अलग लाइफ स्टेजेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा क्या है कि जो आपका लिंग जो आपका है, जैसे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो वो भी आपके जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो आप एक मेल के लिए अलग होगी और फीमेल के लिए अलग होगी। दूसरा क्या होता है कि बॉडी साइज और कॉम्पोजिशन, मतलब कि हमारा वेट टू हाइट रेशियो क्या है, या हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, हमारा बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे आप कोई बहुत शॉर्ट हाइटेड है तो उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट कम होगी, और कोई बहुत लंबा है या हैवी मतलब वेट है उसका, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एज पर देयर बॉडी कॉम्पोजिशन थोड़ा सा ज़्यादा होगी। उसके अलावा आता है आपका क्लाइमेट, मतलब दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स बट दे आर हैविंग इम्पैक्ट ऑन योर न्यूट्रिशनल नीड। जैसे कि बहुत गर्मी पड़ रही है तो यू शुड बी नीडेड टू बी हाइड्रेटेड विथ मोर एंड मोर इनटेक ऑफ लिक्विड फ्लूइड्स एंड लिक्विड फूड्स। तो जैसे कि मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है तो भी आपको थर्मो रेगुलेशन की ज़रूरत है, तो उस समय पे आप थोड़े से ऐसे फूड का सेवन कर सकते हैं जिनकी तासीर थोड़ी गर्म हो, या थोड़े ऐसे न्यूट्रिएंट जो आपके शरीर में गर्माहट उत्पन्न करते हों। इस तरह से क्लाइमेटिक चेंज जो है वो भी एक बड़ा कारक है आपके न्यूट्रिशनल नीड को अल्टर करने के लिए। उसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजिकल स्टेट। जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो फीमेल्स होती हैं उनके लाइफ स्टेज में कुछ विशेष चरण आते हैं उनके लाइफ स्टेज में, जैसे कि कंसेप्शन हुआ, जब गर्भधारण वो करते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, और जब वो लैक्टेटिंग मदर में कन्वर्ट होते हैं, और जब आफ्टर जो प्रेगनेंसी जो उनका बॉडी कॉम्पोजिशन है वो भी बहुत हार्मोनल रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं, तो उस समय पर उन्हें अलग से न्यूट्रिशनल डिमांड की ज़रूरत होती है। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। इसमें हम बताएंगे कि जो कॉमन फीचर्स हैं कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड या एडोलेसेंस अलग अलग हैं। बेसिकली ये तीनों ही जो स्टेज ऑफ लाइफ हैं इसमें आपका रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। दिस टर्न्स पॉजेज हैवी डिमांड ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप बढ़ रहे हो, आपका ग्रोथ हो रहा है, आपकी बोन बन रही है, सेल्स बन रही है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। बेसिकली द प्रोटीन इज मेजर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जैसे हम बचपन की बात करें, इन्फेंसी की बात करें, तो जो बच्चा होता है वो इतना वेल डेवलप नहीं होता है, या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना नहीं डेवलप हुआ होता है कि वो जितने भी न्यूट्रिशनल जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको अच्छे से स्टोर कर सके, और अपना जो है, और वो क्या होते हैं कि ज़्यादा वनरेबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है। दूसरा क्या होता है, इनका जो सरफेस एरिया है एज अ बॉडी कंपेयर किया जाए उनके बॉडी साइज से तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, या जो आप जिसको कहते हो बेसल चयापचय दर जिसको आप कहते हो, वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनमें न्यूट्रिशनल जो डिमांड है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब वैसे अगर देखा जाए
तो जो 4 से 6 साल का बच्चा है जिसका वजन 6 किलोग्राम है, उसको लगभग 82 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या 490 कैलोरी पर दिन की आवश्यकता होती है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को लगभग 83 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, मतलब कि 990 कैलोरी पर डे के हिसाब से उनको आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वजन या जो उनकी ऊंचाई है, जो उनकी शारीरिक गतिविधि है, वो उस पर डिपेंड करता है। वैसे अगर देखा जाए तो इन्फेंसी में जो उनका मेजर फूड जो है, आपको मैंने पहले भी बताया कि फूड क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो फूड जो भी हम खा रहे हैं वो हमारा फूड है, लेकिन न्यूट्रिएंट वो है जो हमें शक्ति प्रदान कर रहा है कार्य करने के लिए और क्षमता दे रहा है कि हम बाकी चीज़ों को या जो हमारे मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छे से हम चला पाएँ। तो इस तरह से जो एज अ एनर्जी सोर्स की अगर हम बात करें तो बच्चों में जो इन्फेंट बच्चे हैं उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे जो बेस्ट फूड होता है। उसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल रहा है मदर से तो वो फीड फॉर्मूलेज आते हैं आपके, तो उन पे वो डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो बेसिकली जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग है दैट इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हो तो जो मदर है उसमें ओबेसिटी के चांसेस हो सकते हैं, और जो बच्चा होगा वो भी एलर्जिक हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम उतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा, क्योंकि मदर मिल्क को सबसे बेस्ट माना गया है छोटे बच्चों के लिए। और अगर हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कुछ बेनिफिट्स दिखाए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, जो कि मदर के लिए और जो बच्चा है दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा है। आप जैसे देख पा रहे होगा कि ये कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के, ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करता है, और आइडियल न्यूट्रिशन है इन्फेंट के लिए। ये आपके बच्चों के इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है, जो चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन है उसको प्रिवेंट करता है, और जो वेट लॉस है जो जिसको कि हम वास्टिंग बोलते हैं उसको रिड्यूस करता है। ये जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो बॉटल से आप बच्चे को फीड कराते हो उससे कई बार माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाता है जिससे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये उसको भी रिड्यूस करता है। साथ के साथ ये माँ और बच्चे में एक भावात्मक रिलेशनशिप बनाने में भी आपको हेल्प करता है। अब हम आ जाते हैं कि जो भी हमारे एडवांटेजेस हैं ब्रेस्ट फीडिंग के या स्तनपान के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बताते हैं। ये सबसे बेस्ट सोर्स, नेचुरल सोर्स है बच्चों के लिए, हमेशा साफ़ सुथरा है, क्लीन है, क्योंकि डायरेक्ट कंजम्पशन होता है। ये बच्चों को डिजीज़ से बचाता है, बच्चों का जो दिमाग है वो डेवलप करने में हेल्प करता है, और ये 24 आवर अवेलेबिलिटी है इसकी। और दूसरा क्या है कि ये इसको खरीदने के लिए बाहर से आपको कुछ खर्च नहीं करना है, ये नेचर्स गिफ्ट है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए यदि आप उसका चाहते हैं कि उसका अच्छे से विकास हो, उसका दिमाग अच्छे से विकसित हो। तो बेसिकली एक और भी जो हम कहते हैं कि जो एक माँ और बच्चे का रिलेशनशिप है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जैसे मदर आफ्टर प्रेगनेंसी जो एक्स्ट्रा वेट गेन कर लेती हैं, अगर वो ब्रेस्ट फीड अच्छे से कराएं तो वो जो एक्स्ट्रा वेट गेन है वो भी उनमें एक जो प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी की उसको भी रिड्यूस करता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमारी ऑप्टिमल या इष्टतम इन्फेंट यंग चाइल्ड फॉर्मूला प्रैक्टिसेस है, जैसे कि कई बार ब्रेस्ट फीड ना कराने के बाद भी क्या होता है कि हमें एक्सक्लूसिव बाहर से बच्चे को फीड देना पड़ता है, तो उसके लिए हमारी क्या गाइडलाइन है वो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि पहला है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसे तुरंत माँ का दूध मिलना चाहिए विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर। उसके अलावा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन इन द फर्स्ट 6 मंथ, मीन्स 180 डेज, 180 डेज तक, यानी कि आप उसको केवल माँ का ही मिल्क दोगे, उसके अलावा और कोई भी सॉलिड फूड या बाकी चीज़ें नहीं दे। कुछ आप सिरप, दवाएं ड्रॉप के फॉर्म में आप उन्हें दे सकते हैं। उसके अलावा होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड का इंट्रोडक्शन कब करें, तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, आप सबने अपने घरों में भी देखा होगा कि 6 महीने के बाद बच्चे को सेमी सॉलिड फूड जैसे खिचड़ी है, हलवा है, पुडिंग है, इस तरह, या आप बाजार में उपलब्ध जो सेरेलेक आता है, फॉर्मूला फीड आते हैं, उनको आप देना शुरू करते हैं। बेसिकली जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं या सेमी सॉलिड फूड की तरफ जाते हैं तो भी ब्रेस्ट फीडिंग को तुरंत से बंद नहीं करना चाहिए, उसको आप 2 साल या उसके आगे तक उसको कंटिन्यू कर सकते हो ताकि बच्चों में अच्छे से डेवलपमेंट हो। वीनिंग एक ऐसी स्टेज है
जो बच्चों में दूध पीने की जो विकसित हो जाता है उसको छुड़ाना और उनको धीरे धीरे जो सॉलिड फूड है उसकी तरफ अग्रसर करना। ये प्रोसेस आपका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला फीड 6 महीने तक दिया जाता है। 6 महीने के बाद जो है आप सेमी सॉलिड फूड की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हो। अब आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ साइंस हैं कि बच्चा कैसे पहचाने कि वीनिंग की तरफ बढ़ रहा है। वीनिंग यानी कि जो सेमी सॉलिड फूड की तरफ जो इनकी फीडिंग प्रैक्टिस है उसको हम जब चेंज कर रहे हैं तो वो अपना गर्दन जो है थोड़ा सा अपराइट उठा सकता है, अपने इंडिपेंडेंटली बैठ सकता है और चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है, थंब सकिंग शुरू कर देता है और स्क्रॉल करना या रोल करना शुरू कर देता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चा अब मिल्क पे नहीं, अब सेमी सॉलिड फूड की तरफ अग्रसर हो सकता है। उसके अलावा जो है कि एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फूड, मतलब कि जैसे जो आपके चिल्ड्रन 6 से 23 महीने के बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पूरक आहार देने चाहिए। बच्चों को ये जो हमने नीचे दिया हुआ है कि 2 टाइम ब्रेस्ट फीडिंग इन इन्फेंट ऑफ 6 to 8 मंथ देनी चाहिए, 3 टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए 9 to 23 मंथ के लिए और 4 टाइम फॉर नॉन ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन 6 to 23 मंथ। मतलब आप इतने बार उनको खाना दे सकते हैं। तो जो ज़्यादा मिल्क पे डिपेंड है उनके लिए कम फीडिंग होगी कॉम्प्लीमेंट्री फूड की, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप क्या करोगे, मिल्क का जो उनका है वो कम करते जाओगे और धीरे धीरे सॉलिड फूड की तरफ बढ़ा दोगे। बेसिकली जो इनका फूड होगा वो इन्वॉल्व करेगा ग्रेन, रूट्स, ट्यूबर, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी आपके मीट प्रोडक्ट्स हैं उसके जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं, एग्स को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, विटामिन ए रिच जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, जैसे कि आपका हो गया एप्पल हो गया, जो भी आपके रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं आप उनको पहचान सकते हैं, जो भी कलर्ड फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको आप फूड में अवॉइड कर सकते हो। और उसके अलावा कि उनको रैंडम फीडिंग करते हैं, उन्हें स्टाफ नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा कि बच्चा स्टाफ जब होगा तो फिर उसको प्रॉब्लम आ सकती है और अलग तरह की बीमारियां उन्हें हो सकती है। उसके अलावा जो आप देख सकते हो कि जो स्मॉल एनर्जी डेंस फीड है एट डिफरेंट फ्रिक्वेंट इंटरवल, दैट विल बी कह सकते हो कि एक कोट है आपके ऑप्टिमल IVCF प्रैक्टिसेस के लिए। उसके अलावा जब हमारा जो फर्स्ट फूड होता है, अगर हम उसकी बात करें तो आप घरों में भी देखा होगा कि रोस्टेड फ्लर और किसी भी सीरियल को हम बॉइल्ड वाटर या शुगर या थोड़ा बहुत फैट के साथ मिक्स करके एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फूड बच्चे को दे सकते हैं। शुगर, जैगरी, घी और ऑयल एडिशन इज इम्पॉर्टेंट एज इट इंक्रीजेज द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड। ये जो भी हमारे जो एनर्जी गिविंग फूड हैं, जैसे कि आपका शुगर बेस्ड फूड है या फैट बेस्ड फूड है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा, BMR बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल फूड जो हम इन्फेंट के लिए यूज़ करते हैं वो है खिचड़ी, दलिया, सूजी, उपमा, इडली, ढोकला और भात भाजी, ये सारी चीज़ें हम मैश करके मैश फॉर्म में दे सकते हैं। उसके अलावा जो मॉडिफाइड फैमिली फूड है या रोटी या राइस है, उसको हमने मैश कर दिया, उस तरह से दे दिया। उसके अलावा जो इंस्टेंट आपके इन्फेंट फूड्स आते हैं उनको आप दे सकते हो, जो कि बने होते हैं अलग अलग प्री मिक्सेस से, जैसे सत्तू है, सीरियल है, उनको हम मिक्स करके पल्सेस वगैरह का कॉम्प्लीमेंटेशन करके एक होलसम फूड बनाते हैं पाउडर के फॉर्म में, एंड देन उसको वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर के साथ उसको मिक्स करके बच्चों को देते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जैसे कि मिल्क है, कर्ड है। जैसे मिल्क को हम मानते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, होलसम फूड है। कर्ड है जिसमें लैक्टोबैसिलाई होते हैं जो कि आपका प्रोबायोटिक इफेक्ट देते हैं। तो इस तरह के, या एग की बात करें तो एग में आपके सारे एसेंशियल एमिनो एसिड हैं, तो ये एक तरह के कंप्लीट न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के जो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं उनको भी हम ऐड कर सकते हैं, बट इन सिंपलर फॉर्म। उसके बाद आ जाते हैं बचपन में, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है 1 साल के बाद, और जो उसका जो वेट है वो बढ़ता है, इसका जो वेट है 5 महीने के बाद जस्ट डबल हो जाता है और जस्ट ट्रिपल हो जाता है बाय 1 ईयर ऑफ द एज। और सेकेंड ईयर में चाइल्ड का जो वेट है, वेट के साथ साथ उसकी हाइट भी 7 to 8 सेंटीमीटर बढ़ने लगती है। अब क्या है कि जो प्री एडोलेसेंट पीरियड है उसमें क्या होता है, चाइल्ड ऑन एन एवरेज 6 to 7 सेंटीमीटर इन हाइट और 1.5 से लेके 3 किलोग्राम इन वेट साइमल्टेनियसली डेवलप करता है, और मैचुरेशन ऑफ वेरियस जो उनके टिश्यूज़ हैं या जो ऑर्गन हैं वो भी इस समय पे बहुत तेज़ी से होते हैं। सो जो आपके चिल्ड्रन हैं दे रिक्वायर मोर फूड एज कम्पेयर टू द एडल्ट ड्यू टू हाई BMR, thermogenesis and repairing wear and tear and continuous growth।
क्योंकि जैसे चोट लग रही है तो जो टिश्यू की रिपेयरिंग है, जो उनका विकास हो रहा है, उन सब के लिए इन्हें हायर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अब हम आ जाते हैं एडोलेसेंट स्पेस पे। ये फेज़ ऐसा ट्रांजिशनल फेज़ है जहाँ से अब बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट ह्यूमन जो है चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब इन आप बात करोगे तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है वो प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी को आप कह सकते हो कि साइन ऑफ जो आपका है मेंस्ट्रुएशन है, स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल्स है, ये सारे कुछ आपके कह सकते हो कि जो सेक्सुअल जो ग्रोथ है वो इस स्टेज में होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कई सारे आपके परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं और आपके सोशल चेंजेस होते हैं। बच्चा जो है अकेले में रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ता है, अपने पेरेंट्स से जो है आइसोलेशन की डिमांड करता है या इंडिविजुअलिटी की डिमांड करता है। कई सारे रैपिड ग्रो, जो अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो आपका बहुत तेज़ी से वजन में या ऊंचाई में चेंजेस आते हैं। ये सारे चेंजेस जो है उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड को चेंज करते हैं। उसके अलावा जो भावात्मक परिवर्तन है वो भी होता है, या बिहेवियरल परिवर्तन। इस एज में बच्चों में बहुत ज़्यादा जो खराब आते हैं, जैसे सिगरेट का सेवन करना या अल्कोहलिज्म की तरफ आकर्षित हो जाना, या बाकी जो बुरी चीज़ें हैं उन द्रव्यों का चयन करना, ये सब पे ज़्यादा उनका फोकस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करने की ज़रूरत है एडोलेसेंट स्टेज में। उसके अलावा अगर हम न्यूट्रिशनल नीड की बात करें तो इस स्टेज पे हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन एंड मिनरल में भी फोलेट चाहिए हमें इम्यूनिटी के लिए, विटामिन ए चाहिए इंक्रीज्ड विजन के लिए, विटामिन सी चाहिए फॉर द प्रॉपर इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग, और जिंक वगैरह चाहिए हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और वुंड हीलिंग को बढ़ाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ की न्यूट्रिएंट्स और एक जो इस स्टेज में प्रॉपर हाइड्रेशन की जो हम बात करते हैं कि सभी न्यूट्रिएंट के साथ वाटर का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ये एक आपका FAO और WHO के अकॉर्डिंग आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट दिया गया हुआ है डिफरेंट चाइल्डहुड और से लेके एडल्टहुड स्टेज में। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, जो आपका रिक्वायरमेंट ऑफ जो प्रोटीन है वो बढ़ रहा है और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी आपकी एज के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ये कुछ आपको फिगर्स मैंने दिए हैं ताकि आप समझ सको कि जो भी आपके अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं वो उसमें उनका कितना पोर्शन उन्हें कंज्यूम करना चाहिए ताकि वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द RDA उसको मीट आउट कर सके। इसमें मैंने कुछ ग्रुप बताए जैसे सीरियल, पल्सेस, उसका कितना पोर्शन कंज्यूम करना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मिल्क है, रूट ट्यूबर्स है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, इनको 100% पर ग्राम में कंज्यूम करना चाहिए। और इसका मैंने अलग अलग आपको दिया हुआ है कि अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे आपका गर्ल बॉय के हिसाब से एज और जो आपका सेक्स है उसके हिसाब से कितना कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द फूड ग्रुप्स आपको कंज्यूम करना चाहिए। ये कुछ आपके रेफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं, आप इनके गॉन थ्रू हो सकते हैं। फॉर डिटेल आप इस पर क्लिक करोगे तो भी आपको ये जो लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भी मैंने आपसे अभी तक डिलीवर किया है, डिस्कस किया है, वो सारे आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसके गॉन थ्रू हो सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। नमस्कार।